22 जुलाई 1992 ये वो दिन था जब एक बहुत बड़ी कोलंबिया की स्पेशल मिलिट्री फोर्स एक शख्स को पकड़ने के लिए जा रही थी। ये जो शख्स आपको आराम फरमाता दिखाई दे रहा है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि ये बंदा उस समय पर $60 मिलियन हर दिन कमा रहा था। अगर आज के इन्फ्लेशन में देखें तो ये करीब 400 करोड़ रुपए होते हैं, यानी इसके हर दिन की कमाई करीब 400 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जिसके चलते एक समय पर इसकी नेटवर्थ $30 बिलियन के आंकड़ों को चूम रही थी। यह इतना पैसा था कि इसने 1000 से भी ज्यादा सेफ हाउसेस को बना लिया था, जहां ये इन पैसों को छुपा के रख सके। लेकिन एक सेकेंड, छुपा के रख सके, इसका क्या मतलब? जी हाँ, ये पैसा कोई अच्छे कामों की वजह से इसके पास नहीं आ रहा था, बल्कि ये सारी धनराशि इसने ड्रग बिजनेस से कमाई थी। ये आदमी इस बिजनेस में एक समय पर इतना माहिर हो गया था कि इसको ड्रग लॉर्ड किंग कहा जाने लगा, क्योंकि ये उस समय पर पूरी दुनिया की 80% ड्रग को सप्लाई कर रहा था और इस कारोबार से अंधा पैसा छाप रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये करीब हर महीने 2 से 3 लाख रुपए बस रबड़ बैंड पर खर्च कर देता था, ताकि ये इन पैसों को बांध सके। और तो और जितना भी पैसा ये अपने वेयर हाउसेज और सेफ हाउसेज में छुपाता था, उसमें से 10% पैसा यानी करीब $2.1 बिलियन सिर्फ चूहे कुतर जाया करते थे, या फिर वो वहाँ की सीलन की वजह से खराब हो जाया करता था। एक समय तो ऐसा भी आया कि ये सारे वेयर हाउसेज भी इसके पैसों को रखने के लिए कम पड़ रहे थे, तो इसने अलग अलग जगहों पर जमीन को खुदवा करके वहाँ अपने पैसों को छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम करोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब क्योंकि ये 1980 के दशक में हर महीना करीब 70 से 80 टन कोकेन कोलंबिया से अमेरिका सप्लाई करता था, जिसके चलते वहाँ के लोगों को इसकी गंदी लत लग गई थी, यानी वो लोग बिगड़ गए थे। और भला कोई सी भी देश की सरकार ये क्यों चाहेगी कि उसके देशवासी बिगड़े हुए हों? और इसी वजह से यूएसए की, कोलंबिया की और तो और पनामा की अथॉरिटीज इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। लेकिन ये बंदा इतना शैतान था कि ये इन बड़ी बड़ी सरकारों के हाथ तक नहीं आता था, और जब कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाती थी जहां इसको लगता था कि अब ये फंस सकता है, तो ये पूरी सरकार को खरीदने के लिए निकल जाया करता था। घूस, लोगों को रिश्वत देना और सबको अपनी तरफ कैसे करना है, ये इसको अच्छी तरीके से आता था। लेकिन एक बार तो हद हो गई, जब ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां इससे कोई सरकार घूस ले ही नहीं रही थी। अब ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला कि जैसा सरकार कह रही है ठीक वैसा ही करो, या फिर दूसरा कि उस देश से कहीं और भाग जाओ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप इस शख्स की जगह होते तो आप क्या करते? मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ इनमें से एक को चुनने के लिए। शायद से आपने चुन लिया होगा, लेकिन आपको पता है ये आदमी क्या करता? सरकार को ही मरवा देता। लेकिन इस दिन सरकारें ये निर्णय लेती हैं कि आज तो कैसे भी करके इस आदमी को मार कर ही रहेंगे, और इसी वजह से ये अपनी स्पेशल फोर्सेस को ला कैथेड्रल मेंशन में भेज देती है, जहां ये शख्स आराम फरमा रहा था और इस बात से अनजान बैठा था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत इसके घर पर दस्तक देने ही वाली है। आप आज की इस कहानी में जानने वाले हो कि किस प्रकार एक गरीबी में बड़ा हुआ लड़का, जिसके पास एक समय पर कॉलेज की फीस तक को भरने के पैसे नहीं थे, वो पैसों को कमाने के लिए किस हद तक जा पहुंचा कि वो कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड बन गया और अपने बनाए गए सपनों के शहर में रहने भी लग गया। जी हाँ, ये कहानी है द पैब्लो एस्कोबार की। लेकिन आखिर इसके पास इतने पैसे आए कहां से, ये जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। साउथ अमेरिका, कोलंबिया, मेडेलिन शहर, 1 दिसंबर 1949। ये वो दिन था जब रियोनार्गो एंटीक्यो डिपार्टमेंट में एक बच्चे का जन्म होता है, जहां उसका नाम
पैब्लो एमिलियो एस्कोबार जेवेरिया रखा जाता है। ये अपने 7 भाई बहनों में से तीसरा बच्चा था जो कि मेडेलिन के पड़ोसी शहर में बड़े ही गरीबी में बड़ा हुआ, जहां इसके पिता एक छोटे से किसान थे जो कि घर खर्च को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। तो इसकी मम्मी ने टीचर करियर को अपना लिया, लेकिन इससे भी कोई ज्यादा असर इनकी जिंदगी पर नहीं पड़ा था क्योंकि वो दोनों अभी भी इतना वेतन नहीं कमा पा रहे थे कि अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चला पाए। और इसी वजह से एस्कोबार ने 1966 में अपनी हाई स्कूल को छोड़ दिया जब वो 17 साल का बस होने ही वाला था। लेकिन एस्कोबार को हमेशा से एक क्रिमिनल लॉयर और पॉलिटिशियन बनना था और उसके बाद प्रेसिडेंट भी। इन्हीं सपनों की वजह से उसने एक बार फिर से हाई स्कूल को ज्वाइन किया और अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट करके कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां एक मुसीबत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पैसों की कमी। जी हाँ, एक बार फिर से उसके सामने पैसों की कमी आ गई, जिसकी वजह से उसको अपने सारे ख्वाबों को छोड़ना पड़ा। पैब्लो को अब कैसे भी करके बस खूब सारे पैसे कमाने थे, फिर चाहे वो अच्छे काम करके उसके पास आए या फिर बुरे कामों को करके। पैब्लो ने अपनी क्रिमिनल करियर की शुरुआत टॉम्बस्टोन्स के पत्थरों को चुराने से की, यानी कब्र के पत्थरों से। वो इन पत्थरों को कब्रिस्तान से जाकर चुराता और उन पर पहले से लिखे इंस्क्रिप्शंस को सैंड ब्लास्टिंग की मदद से मिटा करके उन्हें फिर से बेच देता। हालांकि ये काम उसको पैसे तो दे रहा था, लेकिन उतने नहीं जितने एस्कोबार को चाहिए थे। तो उसने एक गैंग को ज्वाइन किया जहाँ ये अलग अलग लग्जरी कार्स को चुराने लगा और उन्हें बेच के मुनाफा कमाने लगा। इसके बाद एस्कोबार वायलेंट क्राइम्स में भी शामिल हो गया, जहां इसने अपनी छोटी सी गैंग में और आदमियों को जोड़ लिया जो कि इसके पैसे वापस ना करने वालों को किडनैप किया करते थे और उनके परिवार वालों से दुगुना पैसा मांगते थे। एस्कोबार की सबसे मशहूर किडनैपिंग थी डियागो एकेवेरिया की, जो कि एक बिजनेसमैन था जिसको एस्कोबार के गुंडों ने साल 1971 में किडनैप कर लिया था और उसकी फैमिली से करीब $50,000 की मांग की थी। हालांकि इसको पैसे मिल भी गए थे, लेकिन फिर भी एस्कोबार के ऑर्डर पर उसके साथियों ने उस बिजनेसमैन को जान से मार डाला। और यही वो हादसा था जिसकी वजह से एस्कोबार क्राइम की दुनिया में भी काफी मशहूर हो गया था, जहां उसको कई सारे बड़े बड़े डॉन और भाई लोग पहचानने लगे थे, जिनसे पैब्लो कई बार मिलने भी जाया करता था। लेकिन एक दिन पैब्लो उनसे मिलने गया तो उसने वहाँ पर देखा कि ये बाकी के डॉन और भाई लोग एक सफेद रंग के पाउडर को इधर से उधर कर रहे थे, जिनके उनको लाखों करोड़ों रुपए भी मिल रहे थे। पैब्लो ने यहाँ पर फिर ये सोचा कि मैं किडनैपिंग करता हूँ जहाँ मैं अपनी जान को भी दांव पर लगाता हूँ, फिर भी मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जितना कि ये लोग बस एक पाउडर को यहाँ से वहाँ करके कमा रहे हैं। आखिर ये माजरा है क्या? फिर एस्कोबार ने इस पाउडर पर दिमाग लगाना शुरू किया और ऐसा दिमाग लगाया जिसको देख के बड़े बड़े डॉन और भाई लोग भी हैरान हो गए। ये पाउडर और कुछ नहीं बल्कि कोकेन था। पैब्लो एस्कोबार ने 1970 के मिडिल में कोलंबिया में कोकेन का व्यापार शुरू किया था, जहां उसने एक नई गैंग ज्वाइन कर ली थी जो कि ड्रग डिलीवरी का काम करती थी। जिसके बाद पैब्लो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स के साथ भी काम करने लग गया। लेकिन 1975 में जब पैब्लो 14 किलो की ड्रग डिलीवरी के लिए फैबियो रेस्ट्रेपो के पास गया तो डीलिंग के समय फैबियो ने पैब्लो की बेइज्जती कर दी, जिसके चलते पैब्लो को गुस्सा आ गया और उसने वहाँ पर मौजूद 10 से 12 गुंडों को अकेले ही मारना शुरू कर दिया और तो और फेबियो को भी गोली मार दी। ये पैब्लो का पहला मर्डर था जो कि उसने अपने हाथों से किया था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये फेबियो जिसको पैब्लो ने मारा था वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि ये मेडेलिन का मोस्ट पावरफुल ड्रग लॉर्ड था, जिसको ड्रग की दुनिया का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। अब इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद पैब्लो का नाम ड्रग इंडस्ट्री में भी बढ़ गया था, जिससे वो इस इंडस्ट्री में तेजी से आगे ही बढ़ता चला गया और चारों ओर सिर्फ इसका ही दबदबा बनने भी लग गया। मार्च 1976 में इसने एक 15 साल की लड़की से शादी कर ली जिसका नाम मैरिया था और उसने इसी साल मेडेलिन कार्टेल नाम का एक ड्रग बेचने वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो कि पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि यूएसए की बॉर्डर के अंदर जाकर वहाँ के लोगों को ड्रग बेचता था, जिसके चलते वहाँ के लोगों को इसकी गंदी लत लग गई, जिसने पैब्लो के बिजनेस को इतना बढ़ा दिया कि पैब्लो अब 70 से 80 टन कोकेन यूएसए में सप्लाई करने लग गया। ये वो दौर
था जब पैब्लो ड्रग स्मगलिंग से इतना पैसा बना रहा था कि इसके पास उस समय पर 142 प्राइवेट प्लेन्स थे, 20 हेलीकॉप्टर और 32 याच भी थी। यहाँ तक कि इसके पास खुद की 2 सबमरीन्स भी हुआ करती थी। जरा सोच के देखिए, उस टाइम पर बड़े बड़े देशों के पास भी सबमरीन्स नहीं हुआ करती थी और यहाँ पैब्लो इकलौता इंसान इन सबमरीन्स को लेकर बैठा था। ये उन सबमरीन्स की मदद से ड्रग स्मगलिंग के काम को सीक्रेटली किया करता था। उस समय पैब्लो के पास 141 लग्जरी घर थे, जहाँ कार्स, ट्रक्स, बोट्स, प्लेन्स, हर वो साधन थे जिसकी मदद से ये अपने ड्रग के काम को आसानी से कर पाए। पैब्लो पायलट को पर फ्लाइट करीब $5 लाख पे करता था ताकि वो इन ड्रग को सप्लाई करके आ जाए। उस समय पूरे कोलंबिया में सिर्फ 2 लीनियर जेट थे, जिसमें से एक पैब्लो के पास था। अब क्योंकि सब इसको पहचानने लगे थे तो साल 1976 में कोलंबियन सिक्योरिटी सर्विस DAS ने पैब्लो पर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी और एक्यूडोर से वापस आते वक्त पैब्लो को गिरफ्तार भी कर लिया था, क्योंकि DAS के एजेंट्स ने पैब्लो की कार के स्पेयर टायर में से 39 kg कोकेन बरामद की थी। लेकिन आप मानोगे नहीं, इसने कोर्ट में पेश होने से पहले ही अपने पहले जज को बदल दिया और दूसरे जज को पैसे खिला करके इस केस को हैंडल करने के लिए बैठा दिया ताकि वो और उसके साथी आसानी से छूट पाए। और ऐसा हुआ भी। जज ने उनको बिना कोई सजा सुनाए रिहाई दे दी, जिसके बाद एस्कोबार ने जेल से बाहर आने के 1 साल के अंदर अंदर उस एजेंट का मर्डर करवा दिया जिसने पैब्लो को गिरफ्तार करवाया था। और तो और उसने इसी तरह कोलंबियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को रिश्वत और धमकी देकर उनको अपने रास्ते से हटा दिया। पैब्लो एस्कोबार की सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी थी, सिल्वर और लेड, या फिर कहे तो प्लाटा और प्लोमो, यानी पैसा और मौत, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि अगर कोई पैब्लो के रास्ते में आता तो उसको 2 रास्ते देता। पहला कि मैं तुम्हें इतनी रिश्वत दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे खानदान को खत्म कर डालूंगा। और इसी तरह पैब्लो ने अपनी रिश्वत और धमकी के टैक्टिक्स से कोलंबिया में अपने व्यापार का एक बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लिया था। पैब्लो ड्रग्स को सप्लाई करने में भी काफी शातिर था, जहां ये सबसे पहले मछलियों के पेट में ड्रग्स को डालकर उन्हें सप्लाई करता था। लेकिन कई बार इस माल को पुलिस वाले पकड़ लेते थे, क्योंकि उनको कहीं से पता लग चुका था कि पैब्लो मछलियों के जरिए ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है, जिसके सॉल्यूशन के लिए पैब्लो एक खतरनाक दिमाग लगाता है, जहां ये सबसे पहले ड्रग को लिक्विड के सॉल्यूशन में मिला देता था और उसमें एक जीन्स को डुबा देता था ताकि वो ड्रग सॉल्यूशन उस जीन्स में सॉफ्ट हो जाए। जब जीन्स सूख जाती थी तो वो उसे कार्टून के डब्बे में पैक करके उसे अलग अलग लोकेशंस में भेज देता था, जहां उसके दूसरे साथी इस जीन्स को केमिकल में डाल करके उसमें से ड्रग को अलग कर लिया करते थे। हालांकि ये तरीका काफी कारगर निकला, लेकिन जब पुलिस ने इस तरकीब को भी पकड़ लिया तो पैब्लो अभी भी इन जीन्स के कार्टून बॉक्सेस को एक्सपोर्ट करता गया, बशर्ते इस बार कोकेन उन जीन्स में नहीं मिला हुआ होता था, बल्कि वो उन कार्टून के डब्बों पर मिला हुआ होता था। जब पुलिस वाले इन डब्बों को पकड़ते थे तो वो अभी भी इन जीन्स में कोकेन को सर्च कर रहे होते थे और वो उन कार्टून के डब्बों को डस्टबिन में फेंक देते थे, जहां से पैब्लो के आदमी उन्हें उठा लेते थे और उनमें से कोकेन को अलग कर लिया करते थे। यहाँ तक कि पैब्लो प्लेन्स के टायर्स में लोगों और बच्चों के पेट में कोकेन को भर के उन्हें एक्सपोर्ट करता था और इन्हीं सारी तरकीबों के चलते वो करीब 15 टन कोकेन हर रोज अमेरिका में सप्लाई किया करता था। पैब्लो के पास इतना पैसा था कि कोलंबिया का हर पुलिस वाला उस समय पैब्लो की जेब में था। पैब्लो का उस समय एक आलीशान घर भी हुआ करता था जिसका नाम था हैसिएंडा नेप्लोस। ये इतना लग्जरी घर था कि पैब्लो ने इसमें एक बहुत बड़ा जू भी बना रखा था, जहाँ एक्सटेंट होने वाले जानवर भी हुआ करते थे। इस जू में इतने सारे जानवर थे कि कोलंबिया के किसी और जू में नहीं देखे जा सकते थे। यहाँ तक कि मैन मेड लेक, एयरपोर्ट्स, बार्स, यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पैब्लो को अपने बचपन का सपना याद आने लगा, पॉलिटिशियन बनने का सपना। तो उसने अपने पैसों से कोलंबिया में नेक कामों को करना शुरू कर दिया, जहां इसने मेडेलिन के कई गरीब इलाकों में कई सारे चर्चेस, फुटबॉल स्टेडियम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क बनवाए और ये वहां के रहने वाले गरीब लोगों को पैसे भी बांटने लगा, जिसके चलते ये वहां का रॉबिन हुड बन चुका था। पैब्लो की चारों ओर वाहवाही होने लगी। लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि हमारा मसीहा आ गया है, जो कि हमें इस गरीबी से बाहर निकाल के रहेगा।
लेकिन पैब्लो ये सारे काम उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये सारे काम इसलिए कर रहा था ताकि उसको राजनीति में जगह मिल सके। और ऐसा बाद में हुआ भी। 1982 में उसको कोलंबियन कांग्रेस में जगह मिल गई और वहाँ की पार्लियामेंट में भी, जिसके चलते उसका दान करने का मकसद पूरा भी हो चुका था। यानी वो अब अपने काले कामों को बेफिक्री से कर सकता है। जब वो सरकार में आया तो सबने उससे पूछना शुरू कर दिया कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तो वो हर बार यही बताता था कि मैं एक साइकिल को किराए देने वाली कंपनी को चलाता हूँ और मैंने वहीं से ये सारी धनराशि कमाई है। लेकिन सच्चाई क्या थी ये मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 1984 को कुछ ऐसी चीजें पैब्लो के साथ हुई जिसने उसकी दुनिया को ही हिला डाला, क्योंकि ओपोजिशन के कुछ लीडर्स ने पैब्लो की सच्चाई पूरी पार्लियामेंट्री के सामने लाना शुरू कर दी, जिसमें से सबसे बड़ा हाथ था रॉड्रिगो लारा बोनिलो का, जिन्होंने पैब्लो की क्रिमिनल हिस्ट्री को सबके सामने प्रेजेंट किया। पैब्लो इन सारी चीजों की वजह से काफी खुंदक में आ गया। हालांकि उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया और चुपचाप कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। लेकिन पैब्लो का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, तो उसने इस गुस्से को शांत करने के लिए सबसे पहले रॉड्रिगो की क्लास लगाई। जब रॉड्रिगो अपने ऑफिस से अपनी कार में निकला था, तब अचानक से उसके पीछे एक मोटरसाइकिल आती है जिस पर 2 जन सवार थे। इन दोनों जनों में से एक ने, जो कि उस मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था, उसने एक राइफल को निकाल लिया और रॉड्रिगो पर कॉन्टिन्यूअस फायर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते रॉड्रिगो के भेजे में 3 गोलियां लग गई और वो वहीं मारा गया। पैब्लो ने डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ एक जंग छेड़ दी थी, जिसके चलते वो दुनिया का पहला नार्को टेररिस्ट बन गया था। इसके बाद 18 अगस्त 1989 को कोलंबिया के इलेक्शंस में लुइस गैलन ने पैब्लो को अमेरिका भेजने की मांग की थी, जिसके जवाब में पैब्लो ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इन पर सबसे पहले एक हमला होता है जब ये अपने कैंपेन पर जा रहे थे, जहां कुछ टेररिस्ट ने इन पर आरपीजी की मदद से हमला कर दिया था, लेकिन ये वहां से कैसे भी करके बच निकलते हैं। लेकिन पैब्लो इसके बाद भी शांत नहीं बैठा। उसने इसके कुछ हफ्तों बाद ही अपने आदमियों के जरिए लुइस को एक भारी रैली में एक स्टेज के ऊपर गोली मरवा दी और उनकी वहीं पर जान ले ली। इसके बाद पैब्लो एक पुलिस हेडक्वार्टर में भी बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है, जहां 45 पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं और 400 लोग घायल भी होते हैं। इसके बाद पैब्लो ने एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को भी बेरहमी से मरवा दिया। यानी अब पैब्लो एक ड्रग स्मगलर से इंटरनेशनल टेररिस्ट बन चुका था, जो कि अपनी मन मर्जी से सबको खत्म करते जा रहा था। ये वो दौर था जब पैब्लो से सब डरा करते थे। पैब्लो ने अपनी स्नाइपर्स की सेना भी हायर करके रखी हुई थी, जिनको वो सेकेरियोस कहकर बुलाता था, जो कि पैब्लो के लिए उन लोगों को, पुलिस वालों को और नेता लोगों को ढूंढ कर मार देते थे जो पैब्लो के अगेंस्ट में थे। पैब्लो ने उस दौर में पूरे शहर में आतंक फैला दिया था। पैब्लो ने एक M19 ग्रुप को पैसे दिए, जिन्होंने कोलंबिया के अंदर सिविल वॉर को बढ़ा दिया। यहाँ तक कि इस ग्रुप ने कोलंबिया की जस्टिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग पर हमला भी कर दिया, जहाँ ढेर सारे लोग मारे गए, जिसके बाद इसके आदमियों ने उस जस्टिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को जला भी डाला। पैब्लो अब इतना खतरनाक हो गया था कि पूरी दुनिया की सरकारों की नजर उस पर थी, जिसमें से एक था अमेरिका। उस दौर में अमेरिका और कोलंबिया के बीच एक ट्रीटी साइन थी, जिसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी कहा जाता है, जहां ये बताया हुआ है कि अगर कोई इंडिविजुअल सीरियस क्राइम जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग और मर्डर्स करता है तो उसको अमेरिका में ट्रायल्स के लिए ले जाया जा सकता है। और इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग पैब्लो को अमेरिका से डायरेक्ट खतरा था। अगर वो पकड़ा जाता तो उसको हमेशा के लिए अमेरिका की जेल में सड़ना पड़ता। तो इस ट्रीटी से बचने के लिए पैब्लो ने कोलंबियन सरकार को एक ऑफर दिया, जहां उसने सरकार से ये कहा कि मैं कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्जा चुका दूंगा, बशर्ते आप इस ट्रीटी को एक्सचेंज करेंगे। लेकिन कोलंबियन सरकार इस ऑफर को ठुकरा देती है, जिसके बाद पैब्लो को लगा कि कोलंबियन सरकार ऐसे नहीं मानेगी, तो उसने अपने आप को 1991 में खुद को पब्लिकली सरेंडर कर दिया और कोलंबियन सरकार को कहा कि मैं आपके हाथ तभी आऊंगा जब आप मेरी 2 शर्तों को मानोगे। पहली कि आप मुझे इस ट्रीटी के बेसिस पर अमेरिका नहीं भेजोगे, मैं कोलंबिया की जेल में ही रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि मैं वो जेल खुद बनाऊंगा।
और हैरत अंगेज तौर पर उसकी दोनों शर्तों को मान लिया गया। एक क्रिमिनल के कहने पर उस समय कोलंबिया की सरकार अपने संविधान के नियमों को चेंज करने तक आ गई थी और पैब्लो पहला ऐसा कैदी बना जो कि अपनी जेल खुद बना रहा था। इस जेल का नाम था ला कैटरेल्ड, जो कि मेडेलिन में ही बनाई जा रही थी। लोग इस जेल को होटल एस्कोबार और क्लब मेडेलिन भी कहने लग गए थे, क्योंकि इसमें क्या कुछ नहीं था। फुटबॉल पिच, जाइंट डॉल हाउस, बार, जकूजी और वाटरफॉल। एस्कोबार ने यहाँ पर एक टेलीस्कोप भी लगवाया था ताकि वो मेडेलिन शहर के अंदर आराम से देख पाए। पैब्लो अक्सर फोन के जरिए अपनी फैमिली से बात करता और इस टेलीस्कोप की मदद से उन्हें देखता भी रहता। इस जेल का नियम ये भी था कि पुलिस इसके नजदीक नहीं आ सकती, क्योंकि पैब्लो ने अपने आदमियों को यहाँ पर पहरेदारी के लिए लगा रखा था। पीबीएस की रिपोर्ट ये कहती है कि गवर्नमेंट ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि हाँ, पैब्लो यहाँ पर अपने ड्रग्स का बिजनेस कर सकता है, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पैब्लो इस जेल में अपने साथियों पर टॉर्चर करने लग गया और उन्हें मारने भी लग गया, जिसके चलते कोलंबियन गवर्नमेंट को उसे एक स्टैंडर्ड जेल में शिफ्ट करवाना ही बेहतर लगा। बाईस जुलाई 1992 को यह सरकार एक 600 आर्म्ड फोर्स की टीम को पैब्लो को उसकी बनाई गई जेल से बंदी बनाकर लाने को कहती है और उसको एक स्टैंडर्ड जेल में भेजने का ऑर्डर देती है। ये टीम स्पेशल यूनाइटेड डेल्टा फोर्स के द्वारा ट्रेंड थी, जिसको सर्च ब्लॉक के नाम से पुकारा जाता था, जिसको कॉलोनियल होगो मार्टिनेज लीड कर रहे थे। ये सारी फोर्सेस को अचानक से रवाना कर देते हैं ताकि पैब्लो को इसकी कानो कान खबर ना मिल सके कि एक बहुत बड़ी टीम हमें पकड़ने के लिए आ रही है। ये फोर्स ला कैटरेल्ड को चारों ओर से घेर लेती है कि तभी पैब्लो के गार्ड्स इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े एक्सप्लोजन फोड़ने लगते हैं। उस समय वहां पर कोई मूवी का एक्शन सीन क्रिएट हो चुका था, जहां कुछ गार्ड्स मारे भी गए थे, लेकिन जैसे तैसे करके सर्च ब्लॉक की टीम ने वहां पर सारी सिचुएशन को अपने अंडर में ले लिया और वो अंदर बढ़ गए पैब्लो को पकड़ने के लिए। वो जैसे ही अंदर पैब्लो को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पैब्लो यहाँ से पहले ही भाग चुका है एक सीक्रेट टनल के जरिए, जो कि उसने कंस्ट्रक्शन के दौरान बनाई थी ताकि वो यहाँ से आसानी से भाग जाए। लेकिन पैब्लो लेट 1993 में अपनी फैमिली से मिलता है जब वो किसी माउंटेन पर छुपे हुए थे। पैब्लो ने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी फैमिली से दूर रहेगा ताकि उसका परिवार सेफ रह सके। लेकिन इस दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ एक रूम में बैठा था तो उसकी बेटी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए पैब्लो ने करीब $2 मिलियन पर आग लगा डाली ताकि अपनी बेटी को ठंड से बचाया जा सके। दरअसल उस समय उसकी बेटी हाइपोथर्मिया से सफर कर रही थी, तो पैब्लो को ऐसा करना ही ठीक लगा। इसके बाद पैब्लो अपनी फैमिली से अलग हो जाता है। लेकिन 1 दिसंबर 1993 को ये वही तारीख थी जिस दिन पैब्लो का जन्म हुआ था और इसी दिन पैब्लो का 44th बर्थडे था और इसी चीज के चलते वो गलती से अपने परिवार से बात करने के लिए अपने बेटे को कॉल लगा देता है और ये गलती उसकी मौत की वजह बनने वाली थी। सीक्रेट फोर्सेस को पैब्लो की लोकेशन ट्रेस हो जाती है और वो फिर से सर्च ब्लॉक को पैब्लो के पीछे भेज देती है। जब पैब्लो उनको देखता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी सर्च ब्लॉक के सोल्जर्स उस पर मल्टीपल फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से पैब्लो की 2 दिसंबर 1993 को मौत हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।